हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्लर्ड स्पीच के बारे में, यानी डिसआर्थरिया जिसको मेडिकली बोला जाता है। स्लर्ड स्पीच में आप शब्दों को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं। जो शब्द आप निकालते हैं वो समझ के बाहर होते, समझ नहीं आता है। और कई बार स्लर्ड स्पीच के साथ बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होती है, सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है। जो स्लर्ड स्पीच होती है ये एक मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर होती है, जिसके अंदर आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके मसल्स को सप्लाई करते हैं, चाहे वो आपकी टंग को सप्लाई करते हों, आपके वॉइस बॉक्स यानी आपके लेरिंग्स को सप्लाई करते हों, या आपके जबड़े को सप्लाई करते हों, इन चीज़ों को सप्लाई करने वाले जो नर्व्स होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केसेस में इंसान जानता है कि उसको क्या बोलना है, वो शब्द को निकालना चाहता है, पूरी तरह से समझता है वो, लेकिन वो निकाल नहीं पाता है। तो ये कंडीशन होती है। अब ये एक्वायर्ड भी हो सकता है या डेवलपमेंटल हो सकता है। तो डेवलपमेंटल का मतलब हुआ कि शुरुआत में ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सीपी चाइल्ड है। सीपी चाइल्ड यानी सेरेब्रल पाल्सी का जो बच्चा होता है उसकी आवाज़ भी क्लियर नहीं होती है और स्लर्ड होती है, जो समझने से आती नहीं है समझ में। इसके अलावा जो ये कंडीशन देखी जाती है ज़्यादातर एक्वायर्ड होती है। अब ये स्लर्ड स्पीच आपको पार्किंसंस में भी देखने को मिलता है, एमएनडी यानी मोटर न्यूरॉन डिसीज में भी देखने को मिलता है। स्ट्रोक आने के बाद बहुत से लोगों को जब स्ट्रोक आ जाता है उसके बाद उनकी आवाज़ खराब हो जाती है, तो स्ट्रोक के बाद भी देखा जाता है। और साथ के साथ ये ब्रेन ट्यूमर के केसेस में भी देखा जाता है। तो इस तरह से जो स्लर्ड स्पीच होती है वो कंपनी करती है हाइपर सलाइवेशन को। सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता है, पेशेंट की आवाज़ भी सही से नहीं निकलती और पेशेंट हमेशा रुमाल या कुछ ऐसा कपड़ा लेकर के हमेशा सलाइवा को साफ करता रहता है। तो ज़्यादातर हाइपर सलाइवेशन और स्लर्ड स्पीच साथ में देखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके 6 तरह के टाइप्स होते हैं, यानी वो आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड हो रहा है उसके हिसाब से ही इसके जो आवाज़ होती है वो बदलती है। तो कौन सा पार्ट आपका अफेक्टेड हो रहा है, उस किस तरह से आवाज़ निकल रही है, उसके आधार पर ही स्लर्ड स्पीच को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो है फ्लैसिड। फ्लैसिड के अंदर आपका लोअर मोटर न्यूरॉन अफेक्टेड होता है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन के अफेक्टेड होने के कारण जो आवाज़ निकलती है काफ़ी हवा के साथ निकलती है और नेजल आवाज़ होती है। नेजल मतलब ऐसा लगता है जैसे नाक से निकल रही है आवाज़, जैसे लगता है कि नाक बंद करके जो आवाज़ निकालते हैं ना, वैसी आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट जो आवाज़ होती है वो है स्पास्टिक। ये अपर मोटर न्यूरॉन के अफेक्टेड होने के कारण होती है। इसमें जो आपकी आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन्ड होती है, बहुत जोर लगा करके आवाज़ निकालना पड़ता है और काफ़ी हार्श होती है। जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो अटैक्सिक आती है। इसके अंदर आप चाहे वॉवल्स हो चाहे कॉन्सोनेंट्स हो, यानी आप स्वर और व्यंजन दोनों को आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं और किसी भी शब्द पे आपका एम्फेसिस नहीं होता है, किसी शब्द को आपको जोर दे करके आप भार दे करके आप नहीं बोल पाते हैं। अगली जो कैटेगरी आती है वो है हाइपरकाइनेटिक। हाइपरकाइनेटिक के अंदर आपका बेसल गैंग्लिया यानी कि जो आपके मसल्स को मूव करने में हेल्प करता है उस पर असर आता है। तो इसमें जो आपकी आवाज़ है ये मोनोटोनस हो जाती है और रोबोटिक आवाज़ हो जाती है, जैसे लगता है इमोशंस, इंसान नहीं कोई रोबोट बोल रहा है, एक जैसी आवाज़, फ्लैट जैसी आवाज़ निकलती है। और इसी तरह से हाइपोकाइनेटिक होता है, उसमें भी आपका बेसल गैंग्लिया ही अफेक्टेड होता है, बस आवाज़ आपकी स्लो हो जाती है। और लास्ट कैटेगरी आती है जो 6th कैटेगरी है वो है मिक्स्ड। इसमें से अगर कोई भी 2 या 2 से अधिक जो पार्ट्स अगर अफेक्टेड हो जाते हैं तो मिक्स तरह की आवाज़ निकलती है। सबसे ज़्यादा जो केसेस देखे जाते हैं वो एमएनडी में देखे जाते हैं, स्पेशली एएलएस टाइप में, यानी अमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में 20 से 30% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। कई बार तो इस बीमारी की पहचान ही स्लर्ड स्पीच से होती है, यानी शुरुआत में ही अगर स्लर्ड स्पीच आ जाता है तो ये एक पहचान हो सकती है कि एमएनडी की शुरुआत हुई है। अदरवाइज मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी ऐसा केसेस में देखा जाता है। पार्किंसंस के तो 70 से 90% केसेस में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक के केस में या सीपी चाइल्ड के केसेस में भी काफ़ी हद तक ये स्लर्ड स्पीच की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो स्लर्ड स्पीच एक खुद में एक बीमारी नहीं है, ये किसी बड़ी बीमारी का एक सिम्टम है जो किसी भी बीमारियों के साथ आ सकता है, जो कि मैंने अभी बताया, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, सीपी चाइल्ड हो, पार्किंसंस डिजीज हो, ब्रेन ट्यूमर हो। तो ये सारी चीज़ों के कारण स्लर्ड स्पीच हो सकती है। मोस्टली हमारे पास एमएनडी के कारण बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें स्लर्ड स्पीच आती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं क्योंकि एक तो बीमारी जो उनकी एमएनडी की है वो खुद भी इनक्योरेबल है, ऊपर से वो जो चीज़ें कहना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं।
मुझे याद है मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जब हम बात करने की कोशिश करते हैं वो रो पड़ते हैं, बिकॉज वो बोल नहीं सकते और साथ के साथ ऐसा रुमाल जैसा लेकर के अपने मुंह पे रखते हैं, क्योंकि उनके मुंह से लार बहुत ज़्यादा निकल रही होती है। कहना वो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट बोलते हैं और सब कुछ एटलीस्ट पूरा बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें समझ नहीं पाते। तो पेशेंट को लगता है वो तो सब कुछ बोल रहा है, लेकिन कई बार समझ में आती नहीं है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, तो इसमें लिप एंड जॉ के मूवमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेशेंट क्या करते हैं कि बहुत जल्दबाजी में बोलते हैं, तो थोड़ा टाइम लेकर के धीरे धीरे करके शब्दों को उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा आवाज़ समझ में आने लगती है। इसके अलावा कोई भी शब्द अगर बोलना है, कोई भी सेंटेंस अगर बोलना है, तो एक लंबी सांस लेने के बाद अगर बोलते हैं तो फिर भी वो चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आती है। इसके अलावा विटामिन के सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन बी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी, विटामिन ई भी का भी रोल पाया जाता है। तो सारे मल्टीविटामिन ऐसे दिए जाएं तो काफ़ी हद तक इसमें हेल्प मिलती है। अदरवाइज अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इस ऐसा स्लर्ड स्पीच का नहीं किया जाता है। ट्रीटमेंट किया जाता है किस बीमारी के कारण आपको स्लर्ड स्पीच आ रही है, चाहे वो पार्किंसंस हो, चाहे वो MND हो। तो हर एक चीज़ में, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग तरह की स्लर्ड स्पीच की दवाइयाँ होती हैं। मोस्टली ये पैरालिसिस ऑफ द नर्व्स के कारण होती है, वीकनेस ऑफ द नर्व्स के कारण होती है। तो इसी बेसिस पे होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो नसों की वीकनेस में दी जाती हैं, नर्व्स की वीकनेस में दी जाती हैं। ये एक बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। तो ऐसे केसेस में खुद से कोई भी इलाज नहीं लें, किसी भी जो प्रोफेशनल होम्योपैथ्स हैं उनके पास जाकर के पूरी हिस्ट्री दे करके ही अपना इलाज शुरू करें। द बेस्ट थिंग इज, अगर आप किसी बीमारी के लिए इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप MND के लिए आपका इलाज चल रहा है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके साथ में भी आप स्लर्ड स्पीच के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। ये काफ़ी हद तक आपकी मदद करती हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि इनका कोई एडिक्शन नहीं होता, इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। कुछ टॉप रैंकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन जो स्लर्ड स्पीच के केस में दी जाती है, मैं आपको वहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। बट अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सेल्फ ट्रीटमेंट आप नहीं करें। सबसे पहली दवा जो ऐसे केसेस में दी जाती है वो है एंटीपायरिन। एंटीपायरिन एक बहुत इफेक्टिव दवा है जो कि दिया जाता है जब आपकी जो टंग है, जीभ जो है वो बहुत मोटी, थिक और फ्लैबी हो जाती है, जिसका मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको मूव करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो ये टंग है वो आपकी टॉकिंग के लिए, बात करने के लिए, स्पीच के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। तो वहाँ पर इशू आने के बाद ये दवा आप यूज़ कर सकते हैं, एंटीपायरिन नाम की। इसके अलावा कुरारे एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो मस्कुलर पैरालिसिस के केसेस में दी जाती है। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। तो कुरारे एक दवा है जो कि ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अदरवाइज कॉस्टिकम जो कि टंग पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छी दवा है, या किसी भी स्मॉलर पार्ट है, सिंगल पार्ट्स के पैरालिसिस के लिए कॉस्टिकम एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, वो भी इस केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कोनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। कोनियम ऐसे केसेस में दिया जाता है जहां पर ब्रेन में कोई बड़ा डिसऑर्डर हो, ब्रेन ट्यूमर हो या ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो, उसके बाद अगर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं तो कोनियम दिया जा सकता है। इसके अलावा स्ट्रिचनिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, वो भी स्लर्ड स्पीच के केस पे स्पेसिफिकली बहुत हेल्प करती है। तो ये दवाइयाँ हैं, इनकी पोटेंसीज 200 से लेकर 1000 पोटेंसी तक रखी जा सकती है। लेकिन बेस्ट रहेगा कि डॉक्टर को सलाह से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, इसलिए पोटेंसीज में हम स्पेसिफिकली नहीं जाएंगे। एंड अगेन आई एम सेइंग कि आप कोई भी अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनके साथ भी स्लर्ड स्पीच के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ली जा सकती हैं। स्लर्ड स्पीच एक बड़ा डिसऑर्डर है, एक बड़ी परेशानी है। इस पर तुरंत 1 महीने में भी रिलीफ नहीं मिलता है। 1 से 1.5 महीने लगातार दवाई लेने से जो आर्टिकुलेशन होती है, जो आवाज़ का जो समझ होती है, जो पेशेंट बोल रहा है वो समझ में आना शुरू होता है। लेकिन वो बीमारी का इलाज भी साथ के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी स्लर्ड स्पीच के बारे में और उसके कॉजेज़ के बारे में और उसमें मोस्ट इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आप मुझसे अपना जूम या फ़ोन कंसल्टेशन आप बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट खुद से बुक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।